देखिए, एक अहम मौजू था अभी कि दुनिया के अंदर अगर हालात बदलने हैं, हालात सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं होता है। जिस मालिक ने ज़मीन को बनाया उसके लिए सारे उसके बंदे हैं, सब उसके लोग हैं। उसमें जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो भी उनके बंदे हैं, जो अपने आप को हिंदुइज़्म कहते हैं वो भी उनके बंदे हैं, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं वो भी उनके बंदे हैं, जो यहूदी हैं वो भी उनके बंदे हैं। ऐसे मज़ाहिब पता नहीं 10-15 जितने नोन हैं हमारे, जैनिज़्म, बुद्धिस्ट, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी बन गई हुई है। तो सारे बंदे वो एक ही मालिक के हैं, उनका अपना एक नज़रिया, एक कॉन्सेप्ट है, एक अपनी विचारधारा जिसको कहते हैं, उसके वो फॉलोअर हैं। वो मालिक, आप जितने भी मज़ाहिब को देखेंगे, उसको अगर आप डीपली देखते हैं तो आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि जितने भी मज़ाहिब हैं दुनिया में, जितने भी रिलीजन हैं, वो हर कोई पीस की बात करता है, हर कोई शांति की बात करता है, हर कोई इंसानियत से भलाई की बात करता है। अभी जो हमारा सिचुएशन चल रहा है, जो हम जिस सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं, यानी 2023 अभी चल रहा है, इस 2023 के अंदर आप इसको ठीक 20 साल 25 साल पहले आप चले जाइए, यानी आज से आप 2000 सन में चले जाइए, या मान लीजिए कि 2003 में चले जाइए, या आप सबसे बेहतर है कि जब गूगल पहली बार आया था 1998 में, 1998 में, उस वक्त आप चले जाइए। आप बहुत डीपली आप देखेंगे कि दुनिया के हालात, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आई, आज इंफॉर्मेशन बढ़ गया ना, लोगों के लिए हर इंफॉर्मेशन पाना बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। पहले दुनिया में किसी भी इंफॉर्मेशन को पाने के लिए, जब नेट नहीं था या फ़ोन नया नया आया था, तो एक लोगों के पास क्या रास्ता था, या तो पर्सन से मिलने जाता था किसी इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए, या लोगों के पास लेटर का एक रास्ता था, ख़त भेजते थे लोग, टेलीग्राम वगैरह भी होता था, बहुत सारी चीज़ें थी। मगर इंफॉर्मेशन आज के दौर में क्या हुआ, बहुत फास्ट हो गया। मगर आप डीपली देखें तो इंसान की जो असल ज़िंदगी है, यानी उसकी जो असल ज़िंदगी है, वो अनस्टेबल हो गई हुई है। अब बहुत गौर कीजिए, आज जितने हमारे पास इंजीनियर या डॉक्टर बन रहे हैं, वो आज से पहले वाले जो डॉक्टर इंजीनियर थे उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। वो यंग जनरेशन, यूथ जनरेशन आ रहे हैं, नई जनरेशन आ रही, तो ज़्यादा बेहतर होने चाहिए ना लोग, नहीं है। आप हर एरिया में, आप दुनिया हिंदुस्तान में गौर कीजिए। आप आज जितने क्राइम हो रहे हैं, आप इंडिया की मैं बात ले लूँ, आज से 20 साल पहले वो क्राइम थे, नहीं थे। आप 25 साल पहले थे, वो नहीं थे। आज जितना शराब और वाइन यूज़ किया जा रहा है इंडिया के अंदर, आप पूरे वर्ल्ड वाइड को आप देख लीजिए, ये पहले इस्तेमाल किया जा रहा था 20 साल 25 साल पहले, नहीं। आज जितने रेप के मामले हो रहे हैं पूरी दुनिया में, आप इंडिया से लेके, ये पहले नहीं थे। तो हालात इंसानों के बदतर हुए हैं, ख़राब हुए हैं, मगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों का जो एक सैलाब है, एक फ्लड है, वो बढ़ रहा है। उसमें एक इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना और क्रांति जिसको कहते हैं, आईटी, उसका सबसे बड़ा दखल है। आज आपके पास, आज को मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ, ये मैसेज मैं ऑन रिकॉर्ड ला रहा हूँ यूट्यूब पे, आप इसको देख पाएंगे, सुन पाएंगे। मगर आज जिस रास्ते से मैं एक सही बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, वही रास्ता आज फेक न्यूज़ का, यानी फेक डेटा का, यानी झूठी आप जिसको कह लीजिए कि झूठ को फैलाने का एक बहुत बड़ा रास्ता बन गया हुआ है, बन गया है कि नहीं। मगर आज से 20 साल 25 साल ये चीज़ पहले थी, नहीं थी। तो सबसे बड़ी जो बुनियादी चीज़ है वो गौर करना है कि इंसानियत की हालत अगर बेहतर नहीं होगी इस ज़मीन पर, इस धरती पर, तो लोग कभी भी ये उम्मीद करें कि हालात अच्छे होंगे, ये नहीं होंगे, हालात ख़राब होंगे। क्योंकि हालात का ताल्लुक, या हालात का जो रिलेशन है, या सिचुएशन का जो रिलेशन है, वो कभी चीज़ों के साथ नहीं है कि अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ें बेहतर हो गई तो लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, नहीं। आज आप चले जाइए, जितनी आज बीमारी है, आज हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करके आपसे बोले 1000 बीमारी का मरकज़ तो ये है। आज जितने लोग प्रॉब्लम सफरिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप देख लीजिए। आप जो कुछ भी खाना खा रहे हैं, जो कुछ भी आप जो कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप सबको पता है कि उसमें फर्टिलाइज़र का एक्सेस यूज़ हो रहा है। दाल चावल जो कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं,
अच्छा, कोई ये ऐसा क्यों कर रहा है? अगर कोई जो बिजनेसमैन है वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं करना चाह रहा है, वो अपनी चाहत को पूरा करना चाह रहा है। तो इसका क्राइसिस ये नहीं है कि सिर्फ वो बिजनेसमैन जो डिप लेवल पे नहीं है, वो टॉप से लेके बॉटम तक ये हाल चल रहा है। इंडिया के अंदर आप शेयर मार्केट को अगर गहराई से आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि 300 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है हमारे शेयर मार्केट। उसमें लगभग 200 लाख करोड़ या 200 लाख करोड़ से लेकर 250 लाख करोड़ तक सिर्फ सेंसेक्स की, यानी टॉप 30-50 कंपनीज है, सिर्फ उनका कब्जा है इन पैसों पर। अब इंडिया के पास तो पैसा यही है ना। इस घर के अंदर, इस रूम में हम मान लीजिए कि 30,000 रुपया रखते हैं या 3 लाख रुपया रखते हैं, तो अगर हम 3 आदमी यहाँ बैठे हैं तो 3 आदमी, एक रास्ता ये है कि 1-1 लाख रुपया ले ले। उसमें कई रास्ते निकलेंगे। उसका एक रास्ता ये भी निकलेगा कि हो सकता है कि 3 लाख रुपया में एक आदमी 2 लाख रख ले, एक आदमी 1 लाख में 50-50 हज़ार रखे। मगर एक रास्ता ये भी हो सकता है कि उस 3 लाख रुपये में आप एक आदमी 2,90,000 एक ही आदमी एक्वायर कर ले, और जो 10,000 बचे उसमें 2 आदमी 5-5 हज़ार रुपया एक्वायर करें। पैसा तो इसमें 3 ही लाख है, उसका सिचुएशन बदलेगा। वही हाल है कि आज हमारा शेयर मार्केट 300 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, इंडिया में इतना पैसा है, उस पैसा पे सिर्फ चंद लोगों का कब्जा हो गया है। जो टॉप बिजनेसमैन है, टॉप कॉरपोरेट्स हैं, टॉप कंपनीज है, सिर्फ उनका कब्जा है। टॉप 50 कंपनीज, टॉप 30 कंपनीज। तो क्या होगा? क्राइसिस तो आनी है ना। जब सिर्फ कुछ लोगों की ज़रूरतें नहीं है, कुछ लोगों की ख्वाहिशात का पूरा करने का उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा, तो यकीनन कुछ लोगों के पेट पे छुरी चलेगी। तो आप ऐसी गवर्नमेंट को अगर आप ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनका मकसद ही ये है कि सिर्फ चंद अमीर लोगों को हमें ऊपर लाना है, तो वो क्या करेगी? क्या वो तो सिर्फ यही ना होगा कि अंबानी अडानी को ऊपर लाएगी। अभी अडानी ग्रुप का जो पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन आप उसको देखेंगे तो 10 लाख करोड़ का है। अंबानी साहब का लगभग 15 लाख करोड़ का है। उसके बाद जितने भी लोग हैं ये सब 1 लाख 2 लाख करोड़ में हैं, जो टॉप कॉरपोरेट्स में गिने जाते हैं, या सब समझिए टॉप 50 अमीर जो हिंदुस्तान के हैं, या समझिए अरबपति की आप लिस्ट देखेंगे तो हिंदुस्तान में, इंडिया में लगभग 170 के करीब हैं। तो इन लोगों को अगर आप छोड़ देंगे 170, या मान लीजिए इसको 200 मान लीजिए, 130 करोड़ की आबादी में 130 मान लीजिए आप, बाकी लोग जो करोड़पति हैं तो वहाँ तक तो ठीक है, मगर जो बेचारे लाख रुपया भी नहीं सर्व कर रहे हैं उनके लिए तो परेशानी खड़ी हो रही है ना। क्योंकि जो कॉमन चीज़ें हैं, जो कॉमन इस्तेमाल चीज़ें हैं, उनके लिए तो रेट सबके लिए बराबर है वो, मगर उसके पास अर्निंग नहीं है बेचारे के पास। एक फार्मर आपको प्रोड्यूस करके आपको सारा एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट आपको दे रहा है, वो चावल दे रहा है, वो वीट दे रहा है, वो आपको जितने फ्रूट्स हैं वो दे रहा है, मगर उसकी ज़रूरतों का यह हाल है कि उसके ऊपर जो कर्ज है 50,000 लाख रुपए की, इस चीज़ को मैं बार बार ला रहा हूँ, बार बार ही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो वो बेचारा जो आपको खुद एग्रीकल्चर का बेस्ट प्रोडक्ट आपको दे रहा है, आपको खाने पीने की सामान मुहैया करा रहा है, उसकी ज़रूरतों का ये हाल है कि उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है, तो क्या आएगा? क्राइसिस नहीं आएगा तो क्या आएगा? वो क्या करेगा? लास्ट में सुसाइड करेगा। 50,000 लाख रुपए का उस पर कर्ज है। आप देखिए, आप पेपर आप उठाइए और हर रोज़ आप देखिए उसमें टॉप बैंक्स हैं, जिस बैंकों ने अडानी को आज 80,000 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है। SBI से लेके आप LIC में चले जाइए, विजय माल्या को पैसा देने वाले 10,000 करोड़, नीरव मोदी मेहुल भाई को 20,000 करोड़ रुपया देने वाले जितने भी बैंक्स हैं, वो 20,000 का अगर 20 लाख का लोन है तो उसका घर दुकान सब सीज कर ले रहे हैं, सब दिवालिया करके सबको बेच दे रहे हैं। मगर यही बैंक का ये रूल उन लोगों पर क्यों नहीं चल पा रहा है? विजय माल्या को आप पकड़ के क्यों नहीं लाया? आप 10,000 करोड़ रुपये लेके जो आपका इंडिया से चला गया, उसको रिफंड आपने क्यों नहीं करा पाया? मेहुल भाई, मेहुल चौकसी अब 20,000 करोड़ लेके भाग गया, अभी उस पर रेड कॉर्नर नोटिस है, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। अब बताइए, अब वो दुनिया में कहीं आ जा सकता है। तो ये तो खुली छूट आप दे रहे हैं ना उन लोगों को, कि देश लूटने वालों को आप खुली छूट दे रहे हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन, सबसे जो बुनियादी चीज़ है कि अगर आप दुनिया के हालात बदलना चाह रहे हैं, अपने मुल्क, अपने कंट्री, अपने भारत को अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसी गवर्नमेंट को आप लाइए जिसकी पॉलिसी आपके लिए बेहतर हो, कॉमन लोगों के लिए बेहतर हो।
आम लोग जीने वाले उनके लिए बेहतर रास्ता फराहम करें। अगर बेहतर रास्ता उनके लिए फराहम होगा तो क्या होगा, आम लोग सर्व करेंगे अच्छे तौर पर। तो जब आम लोग सर्व करेंगे तो सर्विस देंगे ना आपको। कॉमन आदमी को आप, या एक लोअर क्लास एक मजदूर ही को आप ले लीजिए, अगर उसकी मजदूरी सही से उसको मिल जाएगी, मान लीजिए इतनी मजदूरी उसको मिल जा रही है रोज या महीने में कि जिससे वो अपना घर चला सकता है, तो इससे क्या होगा, इससे वो मुल्क पे बोझ नहीं बनेगा, बल्कि इससे ये फायदा आपको होगा कि जब उसकी ज़रूरतें पूरी होंगी एक कॉमन पीपुल की, तो आपके वो काम को ज़्यादा बेहतर ढंग से कर सकता है। काम कराने के दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता ये होता है कि आप किसी से जबरन कोई काम कराएं, और एक काम होता है कि उसकी ज़रूरतों को कम से कम पूरा करने का मौका दें। आप सोचिए कि गवर्नमेंट आज यह है कि मनरेगा की मजदूरी 200 रुपये के अंदर है, और घोटालोबाजों का यह हाल है कि 200 करोड़ 2-2 हज़ार करोड़ रुपया लेके लोग फरार हो रहे हैं, उस पर कुछ भी नहीं एक्शन है, नो एक्शन है। तो इसीलिए बहुत आपसे गुजारिश है कि देखिए, बुनियादी जो असल चीज़ है कि हम अपनी ऐसी गवर्नमेंट को लाने की कोशिश करें। हमारे पास 5 साल का टाइम होता है अभी, ठीक 2024 में इलेक्शन है। मैं बार बार इस बात के लिए आपसे सामने आ रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ कि एक मौका दीजिए, उन लोगों को मौका दीजिए जो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। देखिए, बोलना सिर्फ नहीं होता, बोलने के बाद उसका एक्शन है, आप उसको करते कितना है। आप ऐसे लोगों को लाइए अपने संसदीय क्षेत्र से जो आपके लिए कर सकते हो। ऐसे लोगों को नहीं कि जो 5 साल में एक बार आए, हाथ मिलाए आपसे और आपका वोट लेके चलते बने। 5 साल में आए, 500 रुपया थमाने वाले भी लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं। वो आप जब 5 साल में एक बार आप वोट आपका बिकता है, या आप वोट से आप बना सकते हैं, दो चीज़ होती है। आप सोचिए कि 5 साल में एक कैंडिडेट आपके पास एक बार सिर्फ आ रहा है, सिर्फ वोट मांगने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि वो आप अगले 5 साल तक दिखने वाला है। तो ऐसे लोग अगर पहुंचेंगे आपके इससे, तो वो क्या करेंगे, उनको इससे मतलब नहीं होगा कि हम अपने अपने संसदीय क्षेत्र या अपने एरिया में हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम कैसी फैक्ट्री लगा सकते हैं, हम कितना कुछ दे सकते हैं कि हमारे यहाँ के जो मतलब यूथ जनरेशन उसको कितना फ़ायदा हो। कितने अच्छे कॉलेज, गवर्नमेंट के कॉलेज, इंजीनियरिंग से लेकर डेंटल। देखिए, आज डॉक्टरी का या आप इंजीनियरिंग का स्किल्ड पर्सन्स नहीं आ रहे हैं ना। अगर सरकारी तौर पर लोगों को इलाज अच्छा मिले, ट्रीटमेंट अच्छा मिले, तो आप सोचिए कि प्राइवेट का कोई रहेगा मार्केट। आप यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर आप बाहर जाके देखिए, पूरा उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है उनके गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है। तो ढांचा बुनियादी तौर पे आप अच्छा नहीं रखेंगे तो कौन करेगा। आगे हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के लोग अगर मान लीजिए कि ख़त्म हो जाए, और मुश्किल से मान लीजिए कि 100 लोग जिंदा रहे 130 करोड़ में, तो क्या वो अपनी ज़िंदगी एकदम आराम से जी लेंगे? ऐसा नहीं है। इस ज़मीन का उस मालिक ने जो इस निज़ाम को बनाया, दुनिया के इस निज़ाम को, उसका एक दस्तूर है। उसका दस्तूर है कि देखिए, अगर हालात सब जगह अच्छे होंगे तो उसके असर आप पर आएंगे। अगर हालात चारों तरफ ख़राब होंगे तो आप सोचिए कि हमारे हालात अच्छे हों, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप अपने तौर पे हालात अच्छे भी कर लिए, तो आप इंटरनली वे में तो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि आप सुकून में आएंगे। जो गिव अप करने का जिसका नज़रिया होगा, इंसानियत को देने का, तो वो आगे बढ़ेगा। इसलिए बहुत गुजारिश है मेरी कि 2024 का इलेक्शन है, उसके लिए मैं एक आपके सामने अपील कर रहा हूँ कि वोट और सपोर्ट करें। मैं भी एक कैंडिडेट बनने जा रहा हूँ, तो उससे पहले तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे लिए दुआ कीजिए, एक उम्मीद के साथ कि 2024 में वोट करेंगे। और जब तक हमको सपोर्ट कीजिए, दुआ कीजिए हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी वेरी थैंक्स।